ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बाद उसकी जो एनर्जेटिक्स हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, उसको हम डील करेंगे। पहले तो हम ब्रीफ में जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है उसको लिखेंगे और किन किन स्टेप पे एनर्जी जो है वो बनती है। वैसे ही क्रेब्स साइकिल को ब्रीफली डिपिक्ट करेंगे और कहाँ कहाँ एनर्जी बनती है उसको देखेंगे। तो पहले ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लूकोज, उसके बाद बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जब आइसोमराइजेशन हुई तो बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज है और ये हेक्सोकाइनेज है। और उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद इसकी जब फॉस्फोरिलेशन हुई तो बना हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। उसके बाद ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बना, इसकी क्लीवेज होगी और क्लीवेज से बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ट्रायोजेस हैं और ये दोनों अपने आप में इंटर कन्वर्टिबल है। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा 1,3 डाईफॉस्फो बाईफॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, और इसके बाद इनोलेज से बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फाइनली बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज से पायरुविक एसिड। ये तो बन गया ग्लाइकोलिटिक पाथवे। इसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में पायरुविक ऑक्सीडेज से, और उसके बाद ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में और कंडेंसिंग एंजाइम से। ये लास्ट जो सबस्ट्रेट है क्रेब्स साइकिल में वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलके कंडेंस करके बनाएगा साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जो कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स कैरी कर रहा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। और इसके बाद ये बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड में, और आइसोसिट्रिक एसिड जो है आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड, और फिर इसकी तरह ही अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड है ये पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट होगा कोएंजाइम ए डेरिवेटिव में जो कि है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, और फिर एफ से डिहाइड्रोजनेशन होगी तो ये बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से बन जाएगा मैलिक एसिड, फ्यूमरेज से वाटर ऐड होगा और फाइनली डिहाइड्रोजनेशन से मैलिक एसिड की ये बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये क्रेब साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये जो है पाथवे जो है ये ग्लाइकोलिसिस है और ये है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। अब हमारे पास एनर्जी कहाँ कहाँ पे बनी हम उसकी बात करेंगे। यूज कहाँ हुई वो हमें मालूम है। एक तो ग्लूकोज की जब फॉस्फोरिलेशन हुई तो यहाँ पे ये एटीपी यूज हुई हेक्सोकाइनेज से और एडीपी बन गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। उसके बाद फिर फॉस्फोरिलेशन हुई फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की और ये एटीपी ऐड हुई और ये बन गई एडीपी और फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ये यूज हो गए।
अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बना 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में। अब जब ये कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास ये ATP बन गई। उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास एक और ATP जो थी वो बन गई। अब 2 ATP हमने यूज कर ली और 2, क्योंकि ये शुगर जो है जहाँ से ग्लाइकोलाइसिस शुरू हुई ये हेक्सोज है, ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज है और ये 2 ट्रायोजिस में कन्वर्ट हुई तो जो कुछ भी बनेगा वो सारे डबल बनेंगे, क्योंकि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना और ये इंटर कन्वर्टिबल हैं। इसलिए ये जो ATP बनी 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बना तो ये ATP एक मॉलिक्यूल नहीं, ये 2 मॉलिक्यूल बने। सिमिलरली जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरुविक एसिड बना तो हमारे पास फिर एक ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हुई, लेकिन नेट गेन जो हुआ फिर 2 ATPs का हुआ। इस साइड आते हैं। सबसे पहले जब आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज बना, आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हुई और ये बना NADH और H+। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है सक्सिनिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ तो हमारे को पता है पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में हो पाइरुविक ऑक्सीडेज से, या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम A में हो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ऑक्सीडेज से, तो हमारे पास 5 कोफैक्टर यूज़ किए। एक तो किया थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP, मैग्नीशियम आयंस, लाइपोइक एसिड, कोएंजाइम A और NAD ऑक्सीडाइज्ड NAD+। तो यहाँ पर एक और NAD जो था वो रिड्यूस हुआ और NADH और H+ बना। उसके बाद सक्सिनिक एसिड की जब डीहाइड्रोजनेशन हुई तो इसमें फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो था वो FADH2 में कन्वर्ट हुआ और इसके बाद जो लास्ट स्टेप आया, यहाँ पर जो मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज था वहाँ पे भी NAD जो है वो रिड्यूस हुआ NADH और ये H बना और एक यहाँ पे हमारे पास GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये बना था GTP जो कि कन्वर्ट हो गया ATP और GDP में यहाँ पे ऐड हुआ ADP। तो ये हमारे पास एनर्जेटिक्स हैं। अब इसमें देखने को लग रहा है कि ATP एक ही प्रोड्यूस हुई, लेकिन जब भी NAD रिड्यूस होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन जब भी होगी NADH प्लस प्रोटॉन या H प्लस जब भी बनेगा तो वो जब NAD प्लस में कन्वर्ट होगा फिर अगले रिएक्शंस को कैरी करने के लिए तो क्या होगा कि ये जो NAD रिड्यूस हुआ ये प्रोटॉन्स को, हाइड्रोजन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा। फाइनल स्टेप जो है
उसमें क्या होगा कि ये जो NADH H प्लस जो बना, ये दो H प्लस बने, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइटोक्रोम चेन के थ्रू आएंगे और लास्ट में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और बीच में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसको थोड़ी देर में डिटेल में करेंगे। तो इसमें NAD, FAD, साइटोक्रोम्स B, C, A3 जिसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, और FAD और साइटोक्रोम के बीच में यूबिक्विनोन जिसको हमारे केस में Q10 कहते हैं, वो भी इस चेन का या सिस्टम का पार्ट है। और जब भी ये NAD रिड्यूस हुआ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस बनेगा, तो 3 ATPs जो हैं वो बनेंगे। और जब FAD वाला आएगा तो इसमें पहला स्टेप जो है वो मिस होगा NAD से FAD वाला, तो उसमें 2 ATPs बनेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास NAD जो रिड्यूस हुआ, जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 ATPs जब NAD होगा, या 2 ATPs जब FAD जो है वो रिड्यूस होगा, इस साइकिल में बन जाएंगे। यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी NAD जो है वो रिड्यूस बना। और क्योंकि पहले आपको बताया गया था कि अगर एनएरोबिक सिस्टम हो तो ये जो रिड्यूस NAD है वो या तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में अल्कोहल बनाएगा, इथाइल अल्कोहल, या फिर वो बनाएगा लैक्टिक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। NAD में भी और यहाँ पे भी ADP और ATP बना, ADP और ATP बना। तो ये 2 तरह की फॉस्फोरिलेशन हुई। जब भी एनर्जी बनेगी तो हमारे पास फॉस्फोरिलेशन होगी ADP की। ADP में जब फॉस्फेट ऐड होगा तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। ये जो फॉस्फोरिलेशन है ये 2 तरह की हो गई इस हिसाब से। एक तो फॉस्फोरिलेशन ये हुई जहाँ पे एक सबस्ट्रेट ने, जैसे 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है या फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, उसने ADP को अपना फॉस्फेट जो है ट्रांसफ़र किया और अपने आप 1,3-बाईफॉस्फो से 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया। तो 1,3-बाईफॉस्फो मीन्स ग्लाइसरिक एसिड में 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं, और जब वो 1,3 जो है वो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये अपना एक फॉस्फेट ADP को ट्रांसफ़र करेगा और ये ATP बन जाएगी। सिमिलरली जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बनाएगा तो ये फॉस्फो ग्रुप जो है ये ADP पे ट्रांसफ़र होगा और ये ATP बन जाएगी। और यहाँ पे NAD जो है वो रिड्यूस होगी NADH और H प्लस में, और उसके बाद जब ये ऑक्सीडाइज होगी NAD रिड्यूस्ड, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 या 2 ATPs बनेंगे, FAD से 2 बनेंगे, NAD से 3 बनेंगे। तो ये जो NAD वाला जो है इसमें भी फॉस्फोरिलेशन हो रही है, लेकिन ये जो फॉस्फोरिलेशन है, जो टर्मिनल रिएक्शन है वो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाफ मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है वो 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर बनाएगा। तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है इसलिए इस तरह की फॉस्फोरिलेशन को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दूसरे जो है ये और ये, इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही। इसमें क्या हो रहा है कि एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट जब हो रहा है तो अपना फॉस्फेट एडीपी को ट्रांसफ़र करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसी फॉस्फोरिलेशन को जिसमें एटीपी बन रही है हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो हमारे पास फॉस्फोरिलेशन 2 तरह की हो गई। एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जिसमें एक सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को ट्रांसफ़र करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है और अपने आप नेक्स्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कम है। जैसे 1,3-बाईफॉस्फो से ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना और ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है या पायरुवेट जो है वो अपना फॉस्फो ग्रुप एडीपी को ट्रांसफ़र करके खुद तो एटीपी बनवा दिया और अपने आप ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को डिटेल में करेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है या चेन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कैसे इस ट्रांसपोर्ट को करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए पहले तो एक कोई सा रिएक्शन जिसमें कि ये डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडो रिडक्शन होती है उसको ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम मैलिक एसिड और उसकी डिहाइड्रोजनेशन की। मैलिक एसिड और ये बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो NAD है ये रिड्यूस हो गया। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये NAD जो रिड्यूस हुआ था ये ऑक्सीडाइज होगा। एरो का मतलब है ये रिड्यूस हुआ तो NAD बना, ये एरो साइड गया, फिर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो NAD प्लस बन गया और ये FAD को रिड्यूस करेगा और बना देगा FADH2। अब FADH2 अगले कंपोनेंट को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये जो FADH2 के अगला जो पोर्शन है वो है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और ये बना देगा रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। अब रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन जो है उसके बाद हमारे पास साइटोक्रोम चेन शुरू हो जाती है। इसका नाम साइटोक्रोम इसलिए दिया गया, साइटो मीन्स सेल और क्रोम मीन्स कलर, क्योंकि इसमें आयरन होता है इसलिए इनका नाम साइटोक्रोम दिया गया। और साइटोक्रोम जो है वो हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। और इन साइटोक्रोम्स में जो आयरन है साइटोक्रोम वाला वो फेरिक कंडीशन में है और फेरिक कंडीशन में
ये तीनों का। और अब AA3 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, लास्ट स्टेप है ऑक्सीजन वाला। और ये फिर Fe3 है। Fe3 पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है जिससे कि ये Fe में कन्वर्ट हो जाए। 3 पॉजिटिव मीन्स इट इज़ 3 नेगेटिव डेफिशिएंट। तो जो पहला साइटोक्रोम है इसको हम 2 ले लेते हैं और ये Fe2 में कन्वर्ट हो गया, मीन्स एक नेगेटिव आ गया। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये जो हाइड्रोजन्स हैं इसके बाद ये साइटोक्रोम द्वारा नहीं एक्सेप्ट होंगे। जैसे ये NAD और FAD ले रही थी या यूबिक्विनोन ले रहा था, साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे और हाइड्रोजन एज प्रोटॉन ये H2 की 2H प्लस हो गया। अब इस साइटोक्रोम B ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, तो 2 होंगे, ये 2 हैं तो ये भी 2 और ये भी 2 हो गए। एक साइटोक्रोम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Fe3 से फेरिक से फेरस में आ जाएगा। अब ये फेरस में आ गया। अब ये फेरस जो साइटोक्रोम B वाला है ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिडक्शन होगी, ऑक्सीडाइज होगा तो Fe3 में कन्वर्ट हो गया और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास होंगे साइटोक्रोम C में और ये भी 2 होंगे। तो इसमें भी ये जो फेरिक वाला है Fe3 ये Fe2 में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे रहेगा। अब साइटोक्रोम C जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे और ये खुद Fe3 में कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा साइटोक्रोम AA3 में और ये बन जाएगा Fe2 में और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और फिर वही 2 होंगे इसके। अब ये साइटोक्रोम चेन तो ख़त्म हो चली। अब जो लास्ट वाला है उसमें क्या होगा कि ये साइटोक्रोम A3 वाला ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करेगा और खुद Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन्स एज प्रोटॉन्स प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ये बना देगा वाटर। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है उससे ऑक्सीडेशन होगी और ये जो इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम चेन में ट्रांसफ़र हो रहे थे और हाइड्रोजन एज प्रोटॉन थी, ये सब मिलके वाटर बना देंगे और इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वर्क करती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो साइटोक्रोम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पहला कंपोनेंट जो है वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको पहले DPN यानी कि डाईफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड कहते थे और अब उसको निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NAD कहते हैं और ये NAD+ लिखा जाता है
जो विटामिन नायासिन है या तो वो निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड की फॉर्म में अकर करता है, और ये निकोटिनामाइड जो है और निकोटिनिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर है, ये तो निकोटिनिक एसिड है, और अगर अमाइड हो यहाँ पर तो ये निकोटिनामाइड हो गया। अब क्योंकि एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है तो ये कोएंजाइम 1 इसको कहते थे, कोएंजाइम 1 निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तब उसको डीपीएन या डाईफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड कहते थे। अब इसको निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इस फॉर्म में निकोटिनामाइड और उसके साथ एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये निकोटिनामाइड हो गया और यहाँ पर ये R जो है ये निकोटिनामाइड तो ये हुआ, रेस्ट ऑफ जो है ये है। और क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है तो ये हो गई 2, ये 3 और ये 4, इसलिए यहाँ पर एक प्लस आ गया, तो ये तो बन गया NAD+। अब ये जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NAD+ है, ये डिहाइड्रोजिनेशन वाले रिएक्शन कैरी करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जब NAD+ होगा, उसके बाद ये सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन्स निकालेगा और खुद हो जाएगा रिड्यूस NADH+H+ में, और जो सबस्ट्रेट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हम एग्जांपल जो लेते हैं मैलिक डिहाइड्रोजनेज की, वो ले लेते हैं। ये मैलिक एसिड है और मैलिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट जो है इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है ये NAD जो है या कोएंजाइम 1 जिसको कहते थे या DPN+ कहते थे, ये 2 हाइड्रोजन निकालेगा और मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और खुद NAD ये रिड्यूस हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन्स निकलेंगी वो होंगी एक तो ये वाली और एक ये वाली, और हाइड्रोजन एक तो यहाँ लग जाएगी ये वाली और ये इसका R, और प्लस प्रोटॉन या H+ हो जाएगा, तो ये हो गया NAD रिड्यूस्ड NADH और H+ जो है। अब इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन जो हैं इक्विवेलेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन जो हैं वो निकली और NAD को उन्होंने रिड्यूस किया। तो रिएक्शन में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इस रिएक्शन को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन जो एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम जो सबस्ट्रेट से रिमूव हुए, एक तो ये हुआ। दूसरे जब ये हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे तो इसमें प्रोटॉन भी होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 प्रोटॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो रिमूव हुई। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं ये स्टेप वाइज रिलीज हो सकते हैं कि पहले एक प्रोटॉन रिलीज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन हुआ और वो NAD ने कैप्चर किया, तो रिमूवल जो है हाइड्रोजन की वो फेज्ड मैनर में हुई एक एक करके। तो
NAD जो है ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा पहले उसमें, तो ये बन जाएगा NAD प्लस H प्लस E प्लस। तो पहले उसमें आएगा NAD प्लस में एक H प्लस ऐड हुआ और इलेक्ट्रॉन जो है वो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन NAD प्लस और H प्लस लेगा तो ये खुद तो NAD प्लस रहा, लेकिन ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है ये मिलके H बना दिया इसने। दूसरे फेज में क्या हुआ, ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 में हुआ कि ये NAD प्लस H जो है ये दूसरे वाला H प्लस और E, ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा NADH और ये H प्लस या प्रोटॉन जो है ये बाहर जैसे हम रिएक्शन में लिखते हैं। तो ये 2 स्टेप्स में हुआ। दूसरे में ये है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये साइमल्टेनियसली रिमूव हुए, और जब ये साइमल्टेनियसली रिमूव हुए पहले से अलग, तो जो एक हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके H बन जाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन बन जाएगा जिसको H माइनस से हम डिनोट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये 2H हुए और 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो एक H प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा H माइनस या हाइड्राइड। एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया तो ये H माइनस बन गया और हमारे पास एक H प्लस रहा, H प्लस और H माइनस। अब क्या होगा कि ये NAD प्लस जो है वो हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये माइनस क्योंकि एक्स्ट्रा है तो ये माइनस और प्लस को कैंसिल करके ये बन जाएगा NAD और H। तो ये रिजल्ट जो है वो सेम है लेकिन स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो 2 हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन्स अलग, 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग, एक एक करके जाएगा तो NADH फिर H प्लस बन गया सेम, और दूसरे में हाइड्राइड आयन बन के ये फिर NADH बना देता है। अब जितने भी हाइड्रोजनेजेस हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैरी करते हैं, रिएक्शन कैरी करते हैं, उसमें मोस्टली ये NAD जो है ये कोएंजाइम का काम करेगा और डिहाइड्रोजनेशन करेगा। पहले ये सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा और NADH प्लस H प्लस बन जाएगा, और उसके बाद ये NADH और H प्लस जो है या तो ATP में, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हम बात कर रहे हैं तो वैसा हो जाएगा और ATP बन जाएगी, या ये NADH और H प्लस जो बना हुआ है ये एक और रिएक्शन को कैरी करेगा और फिर NADH और H प्लस जो है वो ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की बात करते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है। तो ये NADH और H प्लस बना, ये NAD रिड्यूस किया और इसमें एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड हुआ, तो ये बन गया 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये NADH बना, और ये NADH फिर
पायरुविक एसिड जिसमें कि डी कार्बोक्सिलेशन हुई और ये बन गया एस्टैल्डिहाइड, और इसमें ये जब NADH यूज़ होगा तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है वो उसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड की, और ये एस्टैल्डिहाइड बना, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है ये इस NADH और H+ को यूज़ करके इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी, और ये खुद ऑक्सीडाइज होके NAD+ में हो गया। तो इसमें एनर्जी नहीं बनेगी, अल्कोहल बनेगी, फर्मेंटेशन होगी। अब जब एक बार NADH और H+ बन गया तो नेक्स्ट में ये फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड जो हैं FAD है उसके साथ रिएक्ट कर कंबाइन करके सेकंड स्टेप जो है वो कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का।